नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग 5 कक्षाएं समाप्त कर चुके हैं। आज जो होगी भारतीय संविधान एवं प्रस्तावना के अंतर्गत ये 6वीं क्लास होगी दोस्तों भारतीय प्रस्तावना की। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास जहाँ पे समाप्त हुई थी उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इन 3 तरह के न्याय का उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में है। आप लोग जानते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 कहाँ पे आता है। अनुच्छेद 38 आता है भारतीय संविधान के भाग 4 में, जो राज्य के नीति निश्चय तत्व हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे अनुच्छेद 38 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पष्ट हो चुके हैं कि भारतीय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है और अनुच्छेद 38 में भी उल्लेख किया गया है। ये हुई पहली बात। दूसरी चीज़, स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में किया गया है और मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में भी किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे। अवसर की समानता, आप लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर 2 तरह की समानता की बात करता है। और प्रश्न ये आता है कि क्या कहीं और भी अवसर की बात की गई है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 मौलिक अधिकार है, अधिकार के अंतर्गत है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इससे तात्पर्य यह है कि सरकारी नौकरी करने के लिए सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। तो भारतीय संविधान में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। आप लोगों को मैं बताया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो लिया गया था ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। यही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा जो है ये स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति की ये सब नारे हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगली बात जो आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वह है 3 शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। और उसी के साथ एक तिथि का उल्लेख है, वह तिथि है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, यदि कभी प्रस्तावना से संबंधित यह प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया, इन तीनों शब्दों को देकर आपसे पूछा जाए या किसी एक शब्द को देकर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग याद रखिएगा उसको अंगीकृत जो किया गया था, जिसे इंग्लिश में अडॉप्ट कहते हैं। अंगीकृत करने से तात्पर्य है कि स्वीकार करना, वो भी 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। दूसरी बात आती है अधिनियमित, जिसे इंग्लिश में इनैक्ट कहते हैं, अर्थात लागू करना। तो अधिनियमित मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसे अधिनियमित कब किया गया था या भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया था, वह है 26 नवंबर 1949 को। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तीसरा शब्द है जो आत्मर्पित, जिसे गिव टू आवरसेल्फ, अर्थात स्वयं को संविधान के प्रति समर्पित करना। यह भी 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इस तरह से हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, जल्दी से बताएं। जिसे प्रस्तावना याद रहेगी वह प्रस्तावना को पढ़कर भारत शब्द का कब कब प्रयोग किया गया है, कितनी बार प्रयोग किया गया है, वह काउंट कर सकता है। लेकिन यदि आपको प्रस्तावना याद नहीं है तो आप उस शब्द को काउंट नहीं कर सकते और तब वहाँ पर आप गलत कर सकते हैं या आपसे वो प्रश्न छूट सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग प्रस्तावना को याद करिए, क्योंकि प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आपको बता दें, भारत शब्द का जो प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में, वह पहली लाइन में ही 2 बार हुआ है। पूरे प्रस्तावना में 2 बार और प्रस्तावना की पहली लाइन में भी 2 बार किया गया है। जैसे हम भारत के लोग भारत को, तो यहाँ पे कितनी बार हुआ, 2 बार। यही 2 बार जो उल्लेख किया गया है भारत शब्द का या भारत देश का नाम जो है, इसे 2 बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार, 2 बार संविधान की प्रस्तावना में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो भारत की प्रस्तावना में 2 बार प्रयोग हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो है वह यह है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है। यह कथन किसका है, यह प्रश्न
परीक्षा में पूछता है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है। ये किसने कहा था? मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिम्बल। ठाकुर दास भार्गव संविधान सभा के एक सदस्य थे। उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह है प्रस्तावना। इस कथन को आप लोग याद रखिएगा। ठाकुर दास भार्गव ने एक और कथन कहा था भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में, और वह बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। ध्यान रखिएगा, यह संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। और उन्होंने क्या कहा था कि यह संविधान की कुंजी है। हालांकि नोट कुंजी जो है, कुंजी नोट जो कहा था वो उन्होंने वहाँ पे बारकर लगेगा, लेकिन यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ऐसा किसने कहा था? संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने ये बात कही थी। क्या नाम था? ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने कही थी। तो ये पहला कथन उनका था। दूसरा कथन मैंने पढ़ा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ऐसा कौन कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। वह एक संविधान सभा के सदस्य थे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है। तो आपको बता दें, भारतीय संविधान प्रस्तावना को क्या कहा गया है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, संविधान की जन्म कुंडली। जब भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? तो आप लोग बता दें कि के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने ये बात कही थी। यदि प्रश्न आता है भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, तो के.एम. मुंशी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा संविधान की? तो ठाकुर दास भार्गव ने कही। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कही। संविधान सभा में समाजवाद रखने का मामला के.टी. शाह ने उठाया था। संविधान सभा में समाजवाद शब्द को रखने के लिए जो मामला उठाया था, जो बात कही थी, वह के.टी. शाह एक संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने बात कही थी। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, वे प्रारूप समिति के सदस्य थे। उन्होंने प्रस्तावना के संदर्भ में एक बात कही थी। क्या कही थी? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। यह किसने कही थी? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ऐसा किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। तो दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण कथन है जो एग्जाम में पूछता है। एक बार फिर से बता दें, संविधान की प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की भविष्य फल है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्र सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। कौन? अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर एक अंग्रेजी विद्वान थे। उन्होंने, या अंग्रेजी राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर पुकारा था। क्या कहा था? राजनीतिक
बुद्धिजीवी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी किसने कहा? तो उसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अपना उन्होंने सम्मान दिया राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर, और वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं, जैसा कि मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, जो 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी कब लिखी गई थी? 1951 में लिखी गई थी। किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना संविधान का आमुख या मुख्य पृष्ठ है, अतः संविधान का सार प्रस्तावना है। यह संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र कराता है या संक्षिप्त संस्करण है। ये सब विभिन्न इसके विशेषताएं हैं। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं पे संपन्न करता हूँ। कल की क्लास जो होगी प्रस्तावना में संशोधन, आप लोग याद रखिएगा। कल की क्लास जो शुरुआत होगी वह यहाँ से होगी। कहाँ से? प्रस्तावना में संशोधन। ये कल की क्लास होगी, प्रस्तावना में संशोधन। कल हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में कब संशोधन की बात कब की गई थी, न्यायालय ने प्रस्तावना में संशोधन के संदर्भ में क्या क्या बातें कही थी, बेरूबारी बनाम भारतीय संघ जो 1960 में आया था उसका क्या कहने का तात्पर्य है, केशवानंद भारती केस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद केशवानंद भारती में क्या क्या बातें कही गई थी, मूल ढांचा सिद्धांत कब आया, 42वां संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे, मिनर्वा मिल्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों ये सब बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी प्रस्तावना से संबंधित वो बातें अभी हम लोग नहीं किए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी ऐसे ऐसे वाद हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी वाद के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1954 में जो आया था वो भी प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें भी कही गई थी। तो जितने भी प्रस्तावना से संबंधित वाद हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें न्यायालय के द्वारा कही गई, क्या क्या एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण है, वो सभी बातें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास बहुत ही संक्षिप्त छोटी सी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन से संदर्भ जो बातें कही गई थी उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।